हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं जी हमारा खंड काव्य का सेकंड पार्ट, उसका भी पार्ट 2 करेंगे। हम आज पढ़ने वाले हैं ज्योति जवाहर श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा लिखा हुआ है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए हमारे भारत में जो भी महान महान कार्य हुए हैं उन सभी को उनके लिए न्यौछावर किया गया है, जो कि हमने इसे लास्ट वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है, फर्स्ट क्या क्या है कि आपको कौन कौन से जिले हैं जिनमें ये आने वाला है, तो यहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी आगे की कहानी। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है। पहला हमने डिस्कस किया था कि कथानक, कथासार, कथा वस्तु कुछ भी आ जाए, आपको वो पहले जो इससे पहले वाली क्लास हुई थी वहां से आपको लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है आपका चरित्र निर्माण पे। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि चरित्र चित्रण कीजिए। ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू की प्रबल योग्यता के कारणों पर प्रकाश डालिए कि उन्होंने क्या क्या चीजें की थी। तीसरा आ सकता है इस तरह से कि नायक का समग्र जीवन जो है महान प्रेरक राष्ट्रीय चरित्र है, तो इसकी कथन की पुष्टि कीजिए। चरित्र वर्ड आते ही आप कर देंगे, है ना। नेक्स्ट है ज्योति जवाहर के नायक के विविध गुणों और उसकी चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो आपको चरित्र निर्माण लिखना है। ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक की किन्हीं 3 चरित्रगत विशेषताओं के बारे में लिखिए, तो 3 लिख देना। हम तो यहाँ पे बहुत सारी पढ़ेंगे, आप 3 लिख देना अगर 3 आती है तो। ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल के स्वदेश प्रेम का वर्णन कीजिए कि उनका स्वदेश प्रेम कैसा था। दूसरा और आ सकता है नायक कौन है और उनके चरित्र की प्रधान विशेषताएं लिखिए, ऐसे आ सकता है। नेक्स्ट आ सकता है नायक यानी कि प्रधान पात्र जो है उनका चरित्र चित्रण कीजिए। लोक नायक के चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर नायक की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस तरह से आपको प्रश्न मिल सकते हैं, और भी मिलेंगे। खंड काव्य के जिस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया उसका चरित्र चित्रण कीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, और यहां से इसके उत्तर की शुरुआत होती है। कैसे लिखना है? ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। नेहरू जी को खंड काव्य में युगावतार और लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कैसा बताया गया है कि युग में अवतार के लिए ना, तो राम जी वाला जो लाइन है वो यहाँ से आपको याद आ जाएगा। और लोकनायक यानी कि एक हीरो के रूप में बताया, क्योंकि जैसे उन्होंने शिवाजी ने जिस तरह से किया था, ठीक है, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे लोगों ने जो जो चीजें की थी, उन सभी की तरह इनको क्या बताया गया है? एक लोकनायक की तरह बताया गया है। और यहाँ पर उनका इस तरह से वर्णन करते हुए नेहरू जी की चारित्रिक विशेषताएं जो हैं वो निम्न प्रकार हैं। अब कौन कौन से प्रकार हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है? वो सर्वप्रिय लोकनायक। अब जो आपने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा होगा ना, वो बहुत सारी चीजें जो हैं आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो अगर जिसने कथानक अच्छे से कर लिया तो बाकी चीजें जो हैं वो इजीली कर पाएगा, क्योंकि अब आपको क्या हो गया, अब आपको जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पता चल गया कि वो किस टाइप के थे, तो उससे उनकी विशेषताएं बना लोगे आप, उनकी चारित्रिक विशेषता कि उनका चरित्र कैसा था। तो पहला है सर्वप्रिय लोकनायक, मतलब सबसे ज्यादा सबको सबसे प्रिय, सबको प्यारे थे वो एक लोकनायक के रूप में। तो जवाहरलाल को समस्त भारतीय जनता ने अगाध स्नेह दिया था। अगाध मतलब बहुत स्नेह दिया था। कवि ने नेहरू जी को जन जन का नायक और युग अवतारी के रूप में माना है। लोकनायक वही हो सकता है जो संपूर्ण जनता के सुख दुखों की अनुभूति अपने हृदय में कर सके। भारत के प्रत्येक प्रांत ने अपना कुछ न कुछ उन पर न्यौछावर किया है। दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल आदि सभी प्रदेशों के कोने कोने में लोकनायक नेहरू जी का व्यक्तित्व व्याप्त है। नेहरू जी को प्रकार कहा है युगावतार मानते हुए कवि ने कुछ कुछ चीजें कही हैं। क्या कहा है कि यहाँ पर जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जैसे एक लोक नायक को किसी देश में कोई चीज होती है तो उस चीज का बुरा लगता है, वैसा ही उनको सुख दुख जो है उन सभी की अनुभूति उन्हें होती थी। और यहाँ पर उन्हें हर जगह से बहुत प्रेम मिला, चाहे वो गुजरात हो, बंगाल हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह से हर कोने से उनका जो व्यक्तित्व है वो दिखता है, क्योंकि हर जगह का एग्जाम्पल मिले थे ना हमको, तो वो व्यक्तित्व हमें दिखता है। और नेहरू जी को युगावतार कहते हुए क्या कहा गया है? युग का अवतार कहते हुए ये कहा गया है, मथुरा, वृंदावन, अवधपुरी की गली गली में बात चली,
फिर नया रूप धरकर उतरा द्वापर त्रेता का महाबली। वेरी वेरी नाइस। आप इसको कथानक में भी लिख सकते हो, जहां पर हमने द्वापर त्रेता वाला जो चीज पढ़ा था ना, आप वहां पर ये वाली लाइन भी लिख सकते हो। तो मथुरा वृंदावन अवधपुरी की गली गली में क्या चली है, ये बात चली है कि जैसे भगवान राम जो है नया अवतार लेकर आए थे, या कृष्ण के रूप में नया अवतार लेकर आए थे, वैसे ही जो है हमारे लोकनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, वो भी हमारे लिए क्या है, एक अवतार के रूप में है। तो पहला पॉइंट सर्वप्रिय लोकनायक। आगे देखते हैं, दूसरा है महान व्यक्तित्व। इनका व्यक्तित्व कैसा था, महान था, मतलब बहुत, इनका जो पर्सनालिटी थी वो बहुत ही मस्त थी। तो मस्त मतलब कि ग्रेट थी। जवाहरलाल नेहरू विलक्षण प्रतिभा, विलक्षण मतलब बहुत ही अलग अलग टाइप की प्रतिभा जो थी उसके धनी थे। उनमें सूर्य का तेज, हमने पढ़ा था ना, सूर्य का तेज, चंद्रमा की सुंदरता, धरती सा धैर्य, समुद्र की गंभीरता आदि थी। भारत के राष्ट्रभक्तों की श्रृंखला में उनका नाम जो है अग्रगण्य है, यानी कि पहले गिना जाता है। वे भारत के भाग्य विधाता के रूप में भारतीय धरती पर क्या हुए थे, अवतरित हुए थे। तो ये इनका व्यक्तित्व हो गया, तो व्यक्तित्व में आप ये सारी चीजें डाल देना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के पुजारी, सभ्यता और संस्कृति के पुजारी थे। जवाहरलाल नेहरू के चरित्र पर अगर भारत की प्राचीन गौरवशाली संस्कृति की झलक स्पष्ट दिखाई देती है, तो संस्कृति में आप महावीर, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, इन सभी द्वारा अपनाई गई अहिंसा का जो पालन है, वो जो उन्होंने जीवन पर्यंत किया था, वे गांधी जी के स्वप्नों को भारत बनाना है, जीवन भर जो थे उसी में ही रहे थे। भारतीय महापुरुषों और संतों जैसे शंकराचार्य और रामानुजाचार्य आदि की वाणी जो है उनको उन्होंने बहुत बड़े ध्यान पूर्वक सुना था और उस पर अमल भी किया था। भारत के महान साहित्यकार जो थे उनके शीर्षस्थ नेताओं के धारियों का उनके जीवन पर बहुत ही अमिट, यानी कि बहुत ही गहरा प्रभाव, अमिट यानी जो मिट नहीं सकता, ऐसा प्रभाव पड़ा था। तो अब यहाँ पर क्या बता कि भाई उनके जो और भी जितने भी लोग थे, महान नायक थे, उनका भी उनके जीवन पर बहुत सारा प्रभाव पड़ा। तो जिसमें आप गांधी जी, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध, ये सभी नाम लिखेंगे। दिव्य पुरुष, महान पुरुष तो थे, दिव्य पुरुष थे। कवि ने नायक को सामान्य संसारी पुरुष से अलग माना है, क्योंकि नेहरू जी दिव्य बातों से युक्त अलौकिक पुरुष थे। और उसके लिए क्या बताया गया है, देखो जो हमने बात की, भाई वो नॉर्मल इंसान नहीं थे, मनुष्य नहीं थे कि हाँ ठीक है भाई एक नॉर्मल पुरुष थे, वो लोगों से अलग थे, इसलिए उनको दिव्य पुरुष कहा गया। और उसके लिए आप ये लाइनें लिख सकते हैं, क्या, सूरज से लेकर ज्योति, चांद से लेकर सुधराई तन की, हिमगिरी से लेकर स्वाभिमान, सागर से गहराई मन की, लेकर मारुत से गति अबाध, धरती से ले धीरज संभल, विधि ने तुझको ही सौंप दिया अपनी रचना का पुण्य सकल। ये लाइंस आप अगर याद कर लोगे तो आपको कथानक में भी बहुत क्या बोलते हैं, हेल्प मिल जाएगी कि कथानक आप ऐसे लिख सकते हो अपना। तो क्या कह रहे हैं भाई, सूरज से ज्योति, जिस तरह से जैसे सूरज की ज्योति है वो, जैसे चांद की जो चांदनी है वो, जैसे सागर का जो जैसे हिमालय का जो स्वाभिमान है, उस तरह से सागर की जिसमें जिस तरह से गंभीरता है, वैसे मारुत यानी कि हवा की गति जो कि बिना रुके चलती रहती है, वैसे धरती के समान धैर्य है, वैसे इस तरह का जो विधि है वो सब तुम्हें सौंपा हुआ है। सब चीज़ें जो हैं वो इनको समर्पित की गई हैं कि इस तरह का इनका पौरुष है, इस तरह के ये पुरुष हैं, इसलिए इनको नॉर्मल पुरुष ना कह के क्या कहा गया है, दिव्य पुरुष कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या है। पांचवी विशेषता इनकी है विश्व शांति के पक्ष पोषक, यानी विश्व शांति के लिए ये पोषक थे कि हमें कैसा रखना है, विश्व में शांति बनाए रखनी है, तो उसके पक्ष में ये थे। और उसके लिए वो क्या करते हैं, नेहरू जी जो है जीवन भर विश्व शांति की स्थापना में लगे रहे। उनके निर्धारित निशस्त्रीकरण, तटस्थता तथा पंचशील आदि की नीति जो है शांति स्थापना के प्रयासों के ही उदाहरण है, और जिनके लिए वे अंत तक क्या करते रहे थे, प्रयास करते रहे थे। सिक्स्थ आता है नव राष्ट्र के निर्माता। तो नव राष्ट्र के निर्माता थे कैसे, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के पश्चात नए राष्ट्र का निर्माण करने वालों में जवाहरलाल नेहरू का नाम जो है सबसे पहले गिना जाता है। देश के उत्थान और विकास, यानी देश को बढ़ाने में और उसका विकास करने में जो है उन्होंने पंचवर्षीय योजना का आरंभ किया था। तो ये पॉइंट लिख देना आप। वे जाति बंधनों से मुक्त भारत को देखना चाहते थे कि भाई जाति बंधन नहीं होना चाहिए, जाति बंधनों से मुक्त। नेहरू जी सभी धर्मों में एकता में विश्वास रखकर देश को निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रखना चाहते थे, तो सभी धर्मों में एकता।
वे प्रगतिशील विचारों के धनी थे, ठीक है, हमेशा आगे बढ़ते हुए विचार रखते थे, कभी भी पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखते थे, हमेशा आगे बढ़ते हुए ही अपने विचार प्रस्तुत करते थे। फूल से कोमल, वज्र से कठोर, मतलब फूल जैसे कोमल भी थे तो वज्र के समान क्या थे, कठोर भी थे। जवाहरलाल नेहरू बाहर से तो वज्र के समान कठोर दिखाई देते, मतलब सामने से तो बिल्कुल ऐसे दिखते थे कि कितना भी उनके ऊपर अत्याचार कर लो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, किंतु मन से अत्यंत कोमल स्वभाव के थे। और इसके लिए आपको कुछ कवि ने पंक्तियां दी हैं जिससे आपको उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चलेगा। वो क्या है, ऊपर कठोर भीतर कोमल, सैनिक सा तन साधु सा मन, कि क्या थे, ऊपर से तो कठोर थे लेकिन भीतर से कोमल थे, और ऐसा लगता था जैसे सैनिक जैसा तो उनका तन है कि चाहे जितना उसके ऊपर वार करो उनको फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन साधु के जैसा मन था कि जैसे एक साधु होता है उनको किसी की पीड़ा सुन के उनका मन दुखी हो जाता है, उस तरह से इनका मन था। नेक्स्ट 8वां है देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी। तो प्रस्तुत खंड काव्य में जवाहरलाल नेहरू को कवि ने उत्कृष्ट देशभक्त, अपराजय स्वाधीनता सेनानी के रूप में भी चित्रित किया है। महाराष्ट्र इसीलिए इस महापुरुष को आजादी की चिंगारी और शिवाजी की तलवार सौंपता है। अत्याचारी के विरुद्ध तलवार उठाना हिंसा नहीं अहिंसा है, ऐसा उनका विचार था। जैसे महाराष्ट्र में क्या बताया गया था कि भाई हिंसा अहिंसा, हमने बात की थी ना कि हिंसा जो है आपका किसी की तरफ से झुका देना, उसे हिंसा नहीं कहते हैं, वो मतलब वो सही नहीं है। अहिंसा वो कर लो कि आप उस सामने वाले को उसका सामना करो, उसको हम अहिंसा को कहेंगे कि हाँ ये चीज़ जो है ये सही है ना, ऐसा ही सही है ना, हाँ ऐसा ही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 3, जो कि आपके पास किस तरह से आ सकता है कि आपको बताना है उनके विराट व्यक्तित्व को किन किन शक्तियों ने प्रभावित किया। अगर ये वाला क्वेश्चन आप देख लेते हो तो ये देखा जाए तो एक तरह से कथानक का ही है, बस आपको एक क्वेश्चन अलग तरीके से इस तरह से मिल जाएगा कि कौन कौन सी शक्तियां थी जिन्होंने उन्हें प्रभावित किया था। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ज्योति जवाहर के नायक के व्यक्तित्व के निर्माण में पूरे भारत का योगदान रहा, कथानक के आधार पर इस तथ्य को स्पष्ट कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है कि खंड काव्य के आधार पर नेहरू के व्यक्तित्व के निर्माण में किन किन शक्तियों का योगदान था, तो वो आपको संक्षेप में लिखना है। या फिर सिद्ध कीजिए कि नेहरू के व्यक्तित्व में भारतीय संस्कृति अपनी भावात्मक एकता के साथ मुखर उठी है, ये चीजें कैसे हुई, तो ये आपको बताना है। अब इसका उत्तर आप किस तरह से लिखेंगे। गुजरात भारत का एक अंग है तथा संपूर्ण भारत के प्रतीक पंडित नेहरू के व्यक्तित्व निर्माण में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। गुजरात ने बापू जैसे महान विभूति को पैदा किया, वहां पर नरसिंह मेहता जैसे भक्त हुए जिनके छंदों में वृंदावन का सौंदर्य भरा हुआ है। श्यामल दास जैसे प्रेमी भक्त और पद्मनाथ ऋषि दयानंद आदि जो महान विभूतियां हैं वो पैदा करने के लिए गुजरात है। तो पहली चीज तो आप तो गुजरात के बारे में लिखेंगे कि गुजरात ने भारत को क्या क्या दिया, तो गुजरात ने बापू जैसी महान विभूति दी, नरसिंह मेहता जैसे दिए जिनके छंद जो थे वो पूरे वृंदावन में उनका सौंदर्य भरा हुआ है, और श्यामल दास जैसे भक्त दिए, ऋषि दयानंद जैसे व्यक्ति दिए। तो इस तरह की गुजरात द्वारा कुछ महान व्यक्तित्व जो थे वो हमें मिले। नेक्स्ट महाराष्ट्र, गुजरात के बाद महाराष्ट्र का नाम आता है, तो महाराष्ट्र में हमें कौन कौन मिले थे। शिवाजी का देश प्रेम जो है कथानक के लिए अनुकरणीय है। शिवाजी की तलवार जो लक्ष्मण रेखा की भांति मातृभूमि की रक्षा की थी, महाराष्ट्र की ही थाती है। महाराष्ट्र के गुरु कौन कौन थे, रामदास, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, लोकनायक बाल गंगाधर तिलक, ये भी महाराष्ट्र के थे। गोपाल कृष्ण गोखले, केशव सुत तथा नीतीश संत, ये सभी भी जो थे ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। तो जो महाराष्ट्र से रिलेटेड थे वो आपने लिख दिए यहाँ पे, गुजरात में गुजरात से रिलेटेड, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र से रिलेटेड लिखा। फिर दक्षिण भारत और राजस्थान से कौन कौन थे, तो भारत का उपेक्षित भाग और अनुपजाऊ भूमि वाला दक्षिण भारत प्रकृति की रमणीयता को दखता है, किंतु वर्षा के अभाव में खाने भर को अन्न नहीं होता था वहां पे, फिर भी वह चिरकाल से भारत का अंग बनकर धैर्य पूर्वक जी रहा है और वह इसी से संतुष्ट है कि है मेरे सिरहाने कांटे कंकड़ पत्थर ही बिस्तर है, मैं खुश हूं, मैं ठीक तरह से दे दिया समय को उत्तर है। क्या बता रहे हैं कि दक्षिण भारत में जहां पर पानी जो है ठीक से नहीं आता है, दक्षिण भारत जहां पर प्रकृति जो है वो रमणीयता तो है लेकिन वहां पर अन्न खाने को इतना ज्यादा नहीं है, तो वहां पर वो फिर भी क्या है, कंकड़ पत्थर में ही बिस्तर बनाकर अपने आप को खुश मानता है कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा भी है तो ठीक है,
और इस तरह से मैंने समय को उत्तर दिया। मतलब चाहे वो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं था, लेकिन फिर भी वो भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा। कौन सा? हमारा दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत नीचे की तरफ जो है वहां की बात कर रहे हैं कि भारत प्रकृति की रमणीयता को रखता है, किंतु वहां पे वर्षा का अभाव जो है उस वजह से कह रहे हैं कि वर्षा का अभाव है तो वहां अन्न पैदा नहीं होता है, फिर भी जो है वो भारत के साथ है, इस चीज को उन्होंने बनाए रखा है। बाबर को दहलाने वाली अरावली पर्वत की गर्जन, राणा सांगा का हुंकार, राणा कुंभा का शौर्य, ये सब राजस्थान की देन है। और राजस्थान इसके लिए क्या कहता है? इसके लिए कहता है सोना चांदी हर एक रत्न आसानी से मिल जाते हैं, नर रत्न मगर इस दुनिया में मुश्किल से ही मिल पाते हैं। नर रत्न मतलब मनुष्य वाले जो रत्न हैं वो बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। मेरे हर चप्पे चप्पे में नर रत्नों की ही खान पड़ी है, रासों के कवि से बचपन ही से ही मेरे पहचान बड़ी है। लेकिन यहाँ पर क्या है? मेरे यहाँ पर नर, जो नर रत्न है यानी कि मनुष्यों के जो महानता है, वैसे रत्न जो हैं वो मेरे पास यहाँ उनकी खान भरी हुई है। अब इसमें राजस्थान में कौन कौन है? चित्तौड़ के जयमल, मेवाड़ का महाराणा प्रताप, आबू पर्वत की कलाकृतियां, जौहर व्रत करने वाली वीरांगनाएं जो हैं उनका इतिहास, पत्राचाई के बेटे की ममता, योगिनी मीरा के मधुर गीत, है ना, सतपुड़ा पर्वत की एकत्व भावना, और राजस्थान और दक्षिण भारत की ये सभी जो है वो देन है। कंबन की रामायण, शंकराचार्य, भारत का प्रथम सत्याग्रही अपर जैसे संत, नन्या का आंध्र महाभारत, सतवाहन का सप्तसती, कृष्णदेव का मनु चित्रण, ये सभी कृतियां जो हैं दक्षिण भारत की देन है। भवभूति, भारवी, कालिदास, कुमारिल, दक्षिण की मीरा, गोदा, संत हरिदास, बैजू बारवसा, संगीतज्ञ दक्षिण भारत ने ही हमें दिया है। मोहन फकीर, अहमदनगर की चांद बीबी, हैदर अली, टीपू सुल्तान, दक्षिण की ऐसी विभूतियां हैं जिन पर सारे देश को गर्व है। एलिफेंटा और एलोरा की गुफाओं की कलाकृतियां, प्राचीन और मध्य युग की गाथा आज भी कह रही है कि तंजौर और भुवनेश्वर की कला दक्षिण भारत की निधि है। तानसेन सा संगीतज्ञ, अजंता की चित्रकारी सारे भारत के लिए क्या है? गौरव वस्तु है। तो यहाँ पर दक्षिण भारत और किसके बारे में? राजस्थान के बारे में जो है उन्होंने कौन कौन वहाँ पर महान वीर थे, कौन कौन सी वीरांगनाएं थी, कौन कौन सी कृतियां थी, वो सभी चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे। तो ये आपका व्यक्तित्व जो अलग अलग जगहों से क्या क्या आया है वो आप लिखेंगे इसमें। फिर बंगाल के बारे में बात करें तो बंगाल से कथानक को देश प्रेम, साहित्य और कला की प्रेरणा मिली है, जिसमें कवि कंकड़, चंडीदास, गोविंद दास के मधुर गीत, जयदेव के का गीत गोविंद, कृतिवास का रामायण, महाभारत का बंगाल अनुवाद और चैतन्य महाप्रभु के उपदेश, दलक के काजी के कलाम और अलाउल की कल्पनाएं, शाह जफर की गजलें बंगाल की निजी संपत्ति है। स्वामी विवेकानंद, देश बंधुत्व, चित्तरंजन दास, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र, नेताजी सुभाष जैसे साहित्यकार जो हैं, कलाकार, संत, उपदेशक, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, क्रांतिकारी, एक से बढ़कर एक महान पुरुष जो हैं वो हमको बंगाल से मिलते हैं। तो आप बंगाल से रिलेटेड जो जो आपको नाम याद रह सकते हैं वो आप याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर बिहार। बिहार से क्या है भाई? महात्मा बुद्ध की साधना का पवित्र क्षेत्र है, जैसे कि गोपा के आंसू, राहुल की किलकारी, ये हमने सब पढ़े हैं कथानक में ना। राहुल की किलकारी, गौतम की करुणा और कपिल वस्तु और पाटलिपुत्र का इतिहास, चंद्रगुप्त, बिंबसार, अशोक की गौरव गाथाएं, ये सब बिहार की देन है, जो कथानक पंडित जवाहरलाल नेहरू के चरित्र निर्माण में प्रेरक सिद्ध हुई है। क्लियर? तो यहाँ पर ये आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये कथानक अच्छे समझ में आ गया तो ये अच्छे से आ जाएगा, ये अच्छे समझ में आ गया तो आपको कथानक लिखने में हेल्प मिल जाएगी। और उत्तर प्रदेश का देखते हैं। उत्तर प्रदेश का क्या है भाई? कथानक क्या जन्मभूमि है, जहाँ गंगा यमुना का पावन संगम है, जहाँ तुलसी ने मानस की रचना की, जहाँ सुर के गीत लिखे गए, यहाँ भगवान बुद्ध की ने सारनाथ में सत्य और अहिंसा का उपदेश दिया था। मगहर के कबीर जो हैं उनकी चीर शांति पाई गई। काशी, बद्री और केदारनाथ, हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थान जहाँ है, जहाँ पर नाना साहब और झांसी की रानी और मेरठ का तात्या टोपे, बेगम जीनत, मोहम्मद शाह जैसे देश प्रेमी, क्रांति की आग सुलगाने वाले विभूतियां जन्मी है। इन सब की पंडित नेहरू के चरित्र निर्माण पर छाप पड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से जो चरित्र निर्माण का किया गया था उन सभी की छाप जो है इन व्यक्तियों द्वारा पड़ी गई थी। तो ये आपको मिल सकता है। अब एक और क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या है कि आपको इस तरह से कुछ अलग से क्वेश्चन मिल जाएगा कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर कलिंग युद्ध का अशोक के हृदय पर जो प्रभाव पड़ा है उसे शब्दों में लिखिए। तो ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर, या फिर ऐसे भी मिल सकता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन करो, ये क्वेश्चन मिल सकता है।
तो कलिंग में भयानक रक्तपात देखकर अशोक का हृदय जो था वो द्रवित हो गया था और वह हिंसा का परित्याग करके अहिंसक बन गए थे। भीषण नरसंहार की घटना से उसका वज्र जो है जैसा हृदय पिघल उठा था। वह सोचने लगा कि उसके संकेत पर कितने ही निरपराध व्यक्ति क्षण भर में मौत के मुख में चले गए। अशोक विचलित हो उठा और उसे अपना विशाल साम्राज्य भी क्या लगने लगा, फीका लगने लगा। कवि ने अशोक की दशा का वर्णन इस प्रकार किया गया। भाई कलिंग युद्ध जो है उसके बारे में बताया गया है कि कलिंग युद्ध के टाइम पे क्या हुआ, बहुत भारी रक्तपात हुआ, मतलब बहुत से लोगों का खून बहा। और इस चीज को देख करके जो अशोक थे उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने जो हिंसा जो थी उसका परित्याग करके वो क्या बन गए, अहिंसक बन गए। क्योंकि उन्होंने देखा कि काफी लोग जो हैं वो निरपराध, जिनका अपराध भी नहीं था, वो भी मौत के घाट उतर गए। और इस तरह से वो विचलित हो उठे थे, मतलब उनका मन जो था बेचैन हो गया था और वो अपना विशाल साम्राज्य जो था उसको भी वो क्या समझ रहे थे, फीका समझ रहे थे कि इतना बड़ा विशाल साम्राज्य भी किसी काम का नहीं। क्योंकि जब तक मन में शांति नहीं होती तब तक आपके सामने कुछ भी आ जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए कवि ने अशोक की दशा का वर्णन करते हुए क्या कहा है, सोने चांदी का आकर्षण अब उसे घिनौना लगता था, साम्राज्यवाद का शीश महल कुटिया से बीना लगता था। और उन्हें क्या लगता था कि जो सोने चांदी से बना हुआ जो महल है, अब उनको ऐसे लगता था कि ये क्या है, सब कुछ घिनौना है, बेकार सा है, गलत है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। साम्राज्यवाद का जो उन्होंने शीश महल बना रखा था, उनको ऐसे लग रहा था कि मैंने छोटी छोटी कुटियाओं को बीन करके अपना महल बनाया है। यानी जो गरीब लोग हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, जो बेगुनाह हैं, मैंने उनको मार के उनके ऊपर मैंने जैसे मानो लोगों के ऊपर मैंने जाके बना दिया क्या, अपना महल। और अब वो महल उनको कैसा लग रहा था, घिनौना लग रहा था, गंदा लग रहा था कि मैंने जो कर्म किए हैं उसके ऊपर मैंने ये शीश महल बना दिया है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अशोक पूर्णतः अहिंसक बन गया, मतलब पूरी तरह से वो अहिंसक बन गए, यानी हिंसा नहीं की उन्होंने। उसके हृदय पर गहरी चोट लगती थी, जाने कैसी थी वह कचोट, दिन रहते जिसने जगा दिया, हिंसा की जगह अहिंसा का अंकुर अंतर में उगा दिया। कि अब जो है ऐसी कोई पता नहीं कैसी चोट लगी थी कि अब जो है वो हिंसा से अहिंसक बन गए थे। और उनके मन में क्या आ गई थी, अब वो अहिंसक बन गए थे, यानी अब हिंसा नहीं करनी है, ये उनके मन में उन्होंने ठान लिया था। अशोक ने तलवार फेंकते हुए कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली और वे गौतम बुद्ध के क्या बन गए थे, अनुयायी होकर बौद्ध भिक्षुक बन गए। और इस स्थिति का चित्रण कवि ने इस प्रकार किया है, जो कभी न हारा औरों से वह आज स्वयं से हार गया, भिक्षुक अशोक राजा अशोक से पहले बाजी मार गया। और जो कभी किसी से नहीं हारा था आज वो हार चुका है, स्वयं खुद से हार गया है। और अब वो क्या हो गया, जो राजा भिक्षुक है उसके आगे जो अशोक भिक्षुक है वो पहले बाजी मार गया। मतलब अब जो सही वाला जो है, सही अशोक यानी कि एक संत टाइप का अशोक जो है, जिसने पहले हिंसा करता था, जो अब अहिंसक बन गया था, वो बाजी मार गया। मतलब अब एक अच्छी पर्सनैलिटी जो है वो सामने आ गई थी अशोक जी की। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है ज्योति जवाहर खंड काव्य शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। ये शीर्षक सही है, इस पर आपको बताना है कि क्या ये सही है ज्योति जवाहर। तो भारत की माटी ने तुझ पर जीवन का सोना बार दिया के आधार पर ज्योति जवाहर खंड काव्य के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे कि खंड काव्य का शीर्षक ज्योति जवाहर बड़ा ही आकर्षक, मौलिक और प्रतीकात्मक है, मतलब सही सटीक है। शीर्षक को पढ़ते समय पाठक को यह जिज्ञासा अथवा कौतूहल यानी कि एक एक्साइटमेंट बना रहता है कि प्रस्तुत रचना ज्योति जवाहर क्या है, ये किस जवाहर की ज्योति है, मतलब किस जवाहर की ज्योति है और ये जवाहर ज्योति आगे क्या करेगी पढ़ता चला जाता है। इस प्रकार इसी आकर्षण और कौतूहल के बीच जो झूलता हुआ है, यानी ये जो शीर्षक है ज्योति जवाहर, ये इसीलिए कि भी जवाहर जी की जो ज्योति है, अब ऐसे समझते ही हम क्या करेंगे, हम इसको और पढ़ेंगे और उत्सुक होंगे कि क्या जवाहर जी की ज्योति, क्या कैसी ज्योति थी उनकी, तो इसीलिए सार्थक करता है। पाठक अंत में शीर्षक के रहस्य को जानकर गदगद हो जाता है, क्योंकि यमुना से बोला लाल किला लाया हूं ऐसी चिंगारी, जिसके आगे दो बार नहीं सी सूरज ही है बलिहारी। ये अंत में प्रस्तुत खंड काव्य का शीर्षक जो है वो क्या है, उपयुक्त और सटीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपको ये भी मिल सकता है, प्रतिपाद्य विषय पर प्रकाश डालिए या उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, या फिर आ सकता है कथानक घटना प्रधान न होकर भाव प्रधान है, इस पर आपका क्या अभिप्राय है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। या राष्ट्रीय एकता की भावना पग पग मुखरित होती है, इसका भी उदाहरण देना है। या ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाला काव्य है, इस तरह के उदाहरण आपको प्रस्तुत करते हुए बताने हैं।
व्यक्त राष्ट्रीय भावना का उल्लेख कीजिए, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि भावात्मक एकात्मक विषय विचार, भावात्मक से रिलेटेड अगर आ जाता है तो आपको कैसे क्वेश्चन लिखना है, आंसर कैसे लिखना है। या फिर राष्ट्रीय भावना, ये क्वेश्चन आ जाता है। प्रभावकारिता पर प्रकाश डालिए, या क्या संदेश मिल रहा है आपको, ये अगर इस टाइप की क्वेश्चन, यानी भाव, संदेश, ठीक है, क्या विषय प्रतिपाद्य है, यानी विषय जो है वो सही है या नहीं है, आपको इससे इमोशनली क्या चीज़ सीखने को मिल रही है। तो अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप इनके आंसर इस तरह लिखेंगे। पढ़ते हैं। प्रस्तुत खंड काव्य में कवि ने जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व को भावनात्मक एकता का प्रतीक मानकर खंड काव्य का सृजन किया है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र आदि राज्यों के गौरव का वर्णन किया गया है। कवि ने भावनात्मक एकता को दृष्टि में रखकर ही किया है। ये सभी राज्य भारत की महिमा का ही बखान करते हैं और इस भावना को व्यक्त करते हुए कवि ने क्या लिखा है। माथे पर टीका लगा दिया जो हल्दी की घाटी ने, जो मंत्र दिया मर मिटने का आजादी की परिपाटी ने। बूढ़ा सतपुड़ा लगा कहने, हूं दूर मगर अलगाव नहीं, कम हुआ आज तक उत्तर से दक्षिण का कभी लगाव नहीं। अतः स्पष्ट है कि कवि जो राही हैं ने नेहरू जी के भावनात्मक व्यक्तित्व का चित्रण किया है और यही प्रस्तुत खंड काव्य का प्रतिपाद्य विषय है। कवि ने भारत की भावात्मक एकता को बड़े ही मनोहारी रूप में बताया है। कवि देवी प्रसाद शुक्ल राही ने खंड काव्य की भूमिका में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो लोग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का प्रश्न उठाकर जाति, भाषा, संप्रदाय, रीति रिवाजों और संकुचित मनोवृत्तियों का आधार पर अलगाव करते हैं, मतलब अलग अलग रखते हैं, या विघटन यानी कि अलग रहने की बातें करते हैं, वे भूल जाते हैं कि भारत की सांस्कृतिक जो एकता है वो सदियों से अखंडता का उद्घोष, यानी हमेशा से संस्कृति जो है वो उनकी एकता वाली है। तो आप जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ये सब चीजें करते हैं, ये सब गलत है, क्योंकि संस्कृति जो है वो एक ही है, हमारी भारतीय संस्कृति। तो ये चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए। समानताओं और विषमताओं की चट्टानों को तोड़कर निरंतर आगे बढ़ती जा रही हैं और अब जो है वो ऐसे नहीं है, सभी चीजें समान हैं और सारी विषमताएं हटा दी गई हैं। कवि ने नेहरू के व्यक्तित्व में भावात्मक एकता तथा उनके केंद्रीय स्वरूप का समायोजन भी किया है। कवि के अनुसार खंड काव्य की कथा लौकिकता की भावभूमि पर उतरकर देश की उन उपलब्धियों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रही है जो विभिन्न प्रकार के आचार विचार, रहन सहन, भौगोलिक, जलवायु और भाषा की विभिन्नताओं के बाद भी समस्त राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधे हुए है। खंड काव्य की राष्ट्रीय एकता पग पग पर व्यक्त हुई है। आपको सिंपल में अगर बताऊं क्या करोगे, प्रतिपाद्य विषय में आपको सिर्फ ये बताना है कि अलग अलग जगहों से, जिसमें आप उदाहरण दे देना, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, ये सभी चीज़ों के अलग अलग उदाहरण देके आप बताएंगे कि इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी हमारी भारत की संस्कृति जो एक है, यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं भारत को मद्देनजर रखते हुए बोली गई हैं और हर एक चीज़ में क्या है, भारत को क्या बताया है, एक मौलिकता बताई है, एक अलौकिक भारत बताया है। इस तरह से आपको लिखना है, जहाँ के आचार विचार, संस्कृति, वेशभूषा ये सभी भिन्न भिन्न होते हुए भी ये सभी एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। तो ये आपको इसमें इन शॉर्ट ये लिखना है। और खंड काव्य का कथानक जो है देश की विभिन्नताओं के बीच में अभिन्नता का एक शाश्वत जो है कड़ी के रूप में उभर कर आया है। अतः ज्योति जवाहर खंड काव्य राष्ट्रीय भावात्मक एकता मूलक खंड काव्य है और इसी का ही प्रतिपाद्य विषय और यही इसका उद्देश्य है। तो ये लाइन जरूर लिख देना कि भावात्मक एकता का मूलक ये खंड काव्य है। यहाँ पर भावात्मक एकता है कि चाहे भले ही अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का जो इमोशन है, जो भाव है, वो एक है और उसी में ही एकता है। इस वजह से ये खंड काव्य जो है हमको कैसा बताता है, भावात्मक एकता का मूलक बताता है। क्लियर? तो इन शॉर्ट आपको ये लिखना है, इसमें भावनाओं से रिलेटेड आपको लिखना है कि विभिन्नता में एकता होने के विभिन्नता होने के बाद भी भारत में एकता है जो कि भावात्मक एकता है। क्लियर? तो थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारा ये वाला खंड काव्य है ये कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में समझा कि उनके लिए भारत की जितनी भी चीज़ें हैं, भारत के जितने भी महान व्यक्ति हैं, महान संत हैं, महान महापुरुष हैं, उन सभी का जो जीवन है उनके लिए क्या बताया है, उनके लिए न्यौछावर क्या है कि जो जो यहाँ पर इस देश में जिसने भी अपनी तरफ से जो भी निधियाँ की हैं, वो सारी निधियाँ जो हैं संचित करके किसके लिए अर्पित की गई हैं, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए की गई हैं। तो यहाँ पर ये हमारा खंड काव्य कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट खंड काव्य करेंगे जो कि किसी और जिलों के लिए होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।